हेलो, नमस्कार दोस्तों का फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडस्ट्रियल वायरिंग या पावर वायरिंग में एक न्यूमेरिकल को हल करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किसी एक मोटर की इंस्टॉलेशन, एक मोटर की स्थापना करना अगर आपको सही ढंग से आ गया तो उसी प्रकार से वर्कशॉप में जितने भी मोटर लगाई जाती हैं सब सेम कॉन्सेप्ट पर उनकी स्थापना की जाती है। तो आज हम लोग एक छोटा सा हमारा हॉल है जिसको आप कह सकते हैं 4x4 का हमने हॉल लिया है और उसमें एक मोटर को स्थापित करना है। और इस मोटर को स्थापित करने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, हमको किन किन बिंदुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए, आपको एक 5 हार्स पावर की मोटर के लिए शक्ति तार स्थापन करना है। यानी सवाल में आपसे कहा है कि एक 5 हार्स पावर मोटर के लिए शक्ति तार स्थापन यानी पावर वायरिंग आपको करना है। यानी स्थापना कीजिए यदि सप्लाई 440 वोल्ट 50 वाट सिंगल फेज यानी एक कली आपके पास सप्लाई है। इस मोटर को 440 वोल्ट की आपको सिंगल फेज सप्लाई देना है। साथ ही कुल लागत की गणना भी कीजिए। साथ ही क्या करना है, आपको कुल लागत यानी टोटल कास्ट की आपको गणना करना है। यहाँ पर 440 वोल्ट एक कली नहीं दोस्तों, यहाँ पर 3 कली होगा क्योंकि 440 वोल्ट की हमेशा आपका क्या होता है 3 फेज की सप्लाई होती है। 3 कली यहाँ पर क्या होगा 3 कली सप्लाई के साथ ही कुल लागत की आपको गणना भी करना है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इस सवाल का प्लान आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोटर को स्थापित करना है। ये हमारे पास 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कोई हाल है और इसी में हमको एक मोटर को स्थापित करना है। सामान्यतः इस मोटर के द्वारा कोई पंपिंग सेट चलाना है, लेकिन तो यहाँ पर सवाल में उसका जिक्र नहीं किया गया। एक सिंगल फेज मोटर है, इससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, बाकी इसका इंस्टॉलेशन हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस हाल के बारे में अगर आप विचार करेंगे, इस हाल को देखेंगे तो हाल कैसा है 4 मीटर आपका लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स जो पोजीशन दिखाई गई है दीवार से 0.5 मीटर दूरी हट के, ये आपको पोजीशन दिखाई गई है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या हमारे मेन स्विच बोर्ड को स्थापित करने के लिए। यानी जब भी हम लोग मेन स्विच बोर्ड को स्थापित करेंगे तो यहाँ से 0.5 मीटर दूरी यानी आधा मीटर की दूरी पर जो हमारे एक्स पोजीशन दिखाई गई है यहाँ पर हम लोग स्थापित करेंगे। वहीं से अगर आप ध्यान देंगे तो ये मोटर जो है, मोटर की इधर से अगर स्थिति को देखेंगे तो इधर से 1 मीटर की दूरी हट के इसका क्या है फाउंडेशन बनाया गया। यानी नियम भी ये कहता है कि जब भी मोटर की फाउंडेशन या उसकी नींव को हम लोग स्थापित करते हैं तो दीवार से 0.7 मीटर दूरी हट के ही हम लोग क्या करते हैं फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। तो ये 1 मीटर दूरी हट के यहाँ पर आपको ये मोटर की स्थिति को दिखाया गया और मोटर को हम लोग जो भी स्थापित करेंगे इसको नींव पर प्रॉपर नींव बनाकर यानी फाउंडेशन बनाकर ही उस पर हम लोग मोटर को स्थापित करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको इस दीवार से 1 मीटर की दूरी पर एक विंडो यानी इस ये जो हाल है आपका 4 मीटर बाई 4 मीटर का, इसमें एक विंडो को भी दिखाया गया है। बाकी ये प्लान है, इस प्लान में आपको वायरिंग करना है। बाकी अगर और इसमें आंकड़े की बात करें और इसके डेटा की बात करें तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग जब भी सवाल को इस तरह के न्यूमेरिकल या इस तरह के सवाल को करते हैं तो जो सवाल अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको लिखना होता है वो अजम्पशन में यानी पूर्वानुमान में आप लिखते हैं। तो इस सवाल में भी आपको केवल 5 हार्स पावर मोटर दिया है और उसके लिए क्या दिया है 3 फेज 440 वोल्ट का आपका AC सप्लाई यहाँ पर दी गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये मोटर के लिए हम लोग स्टार्टर या हम लोग जो भी मेन स्विच या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका क्षैतिज रन जमीन से कितनी ऊंचाई पर जाएगा, हम लोग इसमें किस तरह की केबल लगाने वाले हैं, ये सब सारी चीज़ों का जिक्र हम लोग पूर्वानुमान में करते हैं। तो आइए इसको वायरिंग इस सवाल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग या इसकी वायरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग पूर्वानुमान में ये सब बातें लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूर्वानुमान में आप लिखेंगे पूर्वानुमान। यानी पूर्वानुमान क्या होता है दोस्तों, सवाल में जो भी काम हम करते हैं उसको पूर्वानुमान में हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूर्वानुमान में लिखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास 5 हार्स पावर की मोटर है। तो 5 हार्स पावर की मोटर की जो दक्षता होती है वो लगभग कितना होती है 80% हम लोग दक्षता लेते हैं, या आप इसको क्या ले सकते हैं 0.8।
ये इसकी इफिशियंसी है। और इसके पावर फैक्टर की बात करें तो इसका पावर फैक्टर भी हमारा क्या होता है 0.8 के लगभग में होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुख्य स्विच, मोटर स्विच तथा स्टार्टर हम लोग जो यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट होगा जो मेन स्विच हम लोग लगाएंगे। मेन स्विच जो हम लगाएंगे मोटर स्विच और हम लोग जो स्टार्टर का प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों, इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी रखी जाएगी 1.5 मीटर रखी जाएगी। यानी मेन स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर हम लोग जो लगाएंगे उसकी जमीन से ऊंचाई जो है 0.5 मीटर पर लगी जाएगी। और तीसरे पॉइंट में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वायरिंग की जो क्षैतिज रन होगी, जो हमारी क्षैतिज रन होगी वह जमीन से कितना होगी, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रन हम लोग लेकर जाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जानकारी अगर पूर्वानुमान में लिखें तो मोटर को कितनी ऊंचाई पर लगाना है, मोटर स्विच और स्टार्टर हम लोग कैसे दीवार पर लगाएंगे, स्टैंड पर लगाएंगे, इसकी भी जानकारी हम लोग दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं मेन स्विच, मोटर स्विच तथा स्टार्टर को हम लोग यहाँ पर दीवार पर स्थापित करने वाले हैं। यानी हमारा मेन स्विच जो है, मेन स्विच आपका मोटर स्विच और हमारा जो स्टार्टर, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, दीवार पर हम लोग क्या करेंगे, दीवार पर हम लोग स्थापित करेंगे। इसके बाद अगली जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मोटर है वह नींव पर स्थापित होगी और नींव की जमीन से ऊंचाई कितना होगी 0.5 मीटर हम लोग रखने वाले हैं। इसके साथ साथ और यहाँ पर आप जो है क्योंकि 5 हार्स पावर की आपकी मोटर है, तो 5 हार्स पावर की मोटर के लिए आप जानते हैं दोस्तों कि 5 हार्स पावर की मोटर के लिए हम लोग जो है किस तरह के स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर DOL स्टार्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्टर प्रयोग में लाने वाले हैं। यानी DOL का मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो कि 5 हार्स पावर की मोटर के लिए हमारा क्या होता है, कैपेबल होता है। तो इतनी जानकारी आप जो है इस मोटर से संबंधित लिख सकते हैं। जो हमारा 5 हार्स पावर का मोटर है, पीछे मैंने टेबल में बताया था आपको जो है 5 हार्स पावर की मोटर की जो दक्षता होती है वह लगभग 80% यानी 0.8 तक होती है, 80% तक होती है। या उसका पावर फैक्टर जो होता है वह लगभग 0.8 तक होता है। और यहीं पर अगर आपको एक जानकारी और मैं बता दूं कि कोई भी अगर मोटर है तो जैसे जैसे उसकी ऑपरेटिंग हार्स पावर जो होती है वो बढ़ती है, मोटर की पावर फैक्टर यानी उसकी जो दक्षता होती है और उसकी जो इफिशियंसी होती है, दोनों का मान क्या होता है, बढ़ता रहता है या बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर 5 हार्स पावर की मोटर के लिए हमने लिखा मेन स्विच, यहाँ पर हम लोग मेन स्विच को स्थापित करेंगे। उसके बाद हमारा मोटर स्विच और स्टार्टर, इसको हम लोग स्थापित करेंगे। मेन स्विच के द्वारा हम लोग मोटर की सप्लाई को काट सकते हैं। बाकी हमारा मोटर स्विच होता है ये भी मोटर के प्रोडक्शन के लिए लगाया जाता है। स्टार्टर के द्वारा हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टर इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि जब भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय मोटर स्टार्टिंग में बहुत अधिक करंट लेती है। तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए लोग यहाँ पर स्टार्टर का भी प्रयोग करेंगे, जिसकी जमीन से ऊंचाई 1.5 मीटर होने वाली है। साथ ही साथ वायरिंग की जो क्षैतिज रन होगी वह हमारे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगी। और मेन स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर इन सबको हम लोग किस में लगाने वाले हैं, दीवार पर स्थापित करने वाले हैं। मोटर को जो हम लोग लगाएंगे वह नींव पर 0.5 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग लगाने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर दोस्तों देखिए ये हमारी जो कि मोटर 5 हार्स पावर की है, तो इसमें हम लोग DOL स्टार्टर का भी प्रयोग करने वाले हैं। अब इसके बाद जो है इसका एक तरह से इसका हम लोग वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ इसमें कितना कंड्यूट लगने वाला है, हमारे फ्लेक्सिबल कंड्यूट या रिजिड या दृढ़ कंड्यूट कितना लगने वाले हैं, कितने चालक इस वायरिंग में प्रयोग होने वाले हैं और इसमें कितना विद्युत धारा आने वाली है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि 5 हार्स पावर की अगर कोई मोटर है तो वह कितना विद्युत धारा ये 440 वोल्ट की सप्लाई से लेने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी मोटर की विद्युत धारा निकालने का जो फार्मूला है मैंने आपको पीछे बताया था। अगर ये हमारे पास 3 फेज की कोई मोटर है तो उसकी जो पावर होती है दोस्तों P बराबर आप जानते हैं रूप में 3 क्या होता है, VI क्या होती है हमारी cos phi होती है। अब इसी करंट को आपको लिखना है, तो यहाँ पर करंट लिखने के लिए IL जो लाइन करंट मोटर लेगा या करंट आपका होगा वो कितना होगा, P बटे क्या होगा रूट में 3 आपका रूट में 3 यहाँ पर होने वाला है।
ये भी cos आपका फाई होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो करंट की गणना करते हैं वो दक्षता यानी जो उसकी इफिशियंसी है उसके पद में करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इसकी दक्षता से पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोटर की जो पावर है उसको हम लोग लिखेंगे, हार्स पावर में 5 हार्स पावर है तो ये 5 होगी, इसमें हम लोग वाट में इसको कन्वर्ट करेंगे 735.5 से हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपकी हार्स पावर वाट में बदल जाएगी। इसकी दक्षता आपने कितना बताया 0.8 आपने इसकी दक्षता बताया, लेकिन आप क्या करेंगे फिर √3 से पूरा करेंगे। सप्लाई वोल्टेज का मान यहाँ पर दिया गया है 440 वोल्ट और पावर फैक्टर आपने बताया कितना है 0.8 है और पावर फैक्टर आपका 0.8 है। दोस्तों इन सभी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जब इसकी गणना करेंगे तो जो आपकी टोटल करंट आपकी यहाँ पर आने वाली है वो 7.54 एम्पियर की लगभग क्या आने वाली है करंट आने वाली है। ये इतनी करंट हमारी मोटर जो होगी लेने वाली है 7.54 एम्पियर की करंट लेने वाली है। और चूंकि हम लोग करंट की गणना इसलिए भी करते हैं कि करंट के हिसाब से हम लोग मेन स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर हम लोग लगाने वाले हैं और करंट के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर कंडक्टर का भी प्रयोग करने वाले हैं। इतनी जानकारी अगर दोस्तों अगर आपको पता हो गई तो एक जानकारी आपको यहीं से फिर होनी चाहिए कि जब भी हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर स्टार्टिंग में अपनी फुल लोड करंट से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हमारे करंट लेती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में मोटर हमारी ज़्यादा करंट लेती है तो हम लोग उसका जो इफेक्टिव करंट यानी जो प्रभावी करंट का मान होता है उसको हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो हमारी जो इफेक्टिव करंट या प्रभावी करंट आएगी, प्रभावी करंट जो आएगी इसकी गणना हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो जो इफेक्टिव करंट को हम लोग I डैश कह रहे हैं और यह कितना होती है 1.5 गुना हम लोग लेते हैं कितना हमारी जो फुल लोड करंट होती है I की। तो यहाँ पर 1.5 हम लोग क्या करने वाले हैं 7.54 लिखने वाले हैं और इसमें जब आप इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दोस्तों तो यह 11.3 एम्पियर के लगभग में करंट आने वाली है, यानी 11.31 एम्पियर की क्या आने वाली है करंट आने वाली है। तो ये आप इफेक्टिव करंट आपने गणना कर लिया और यही हम लोग मेन करंट लेते हैं और इसी करंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर चालक प्रयोग करते हैं, मेन स्विच बोर्ड प्रयोग करते हैं और यहाँ पर स्टार्टर की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर लगभग में 12 एम्पियर की करंट हमारी आ गई। तो 12 एम्पियर की करंट के लिए हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर 2.5 mm का एल्यूमिनियम कंडक्टर PVC विद्युत रोधी होगा, सिंगल कोर का हम लोग कंडक्टर प्रयोग में लाने वाले हैं। तो इतनी करंट के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं चालक। तो चालक या जो चालक हम लोग प्रयोग करेंगे या जो कंडक्टर हम लोग वायर में लाएंगे वह एल्यूमिनियम प्रयोग में लाएंगे। जो लोग कंडक्टर ला रहे हैं वह कैसा लाएंगे एल्यूमिनियम कंडक्टर और ये किस साइज का होगा 2.5 mm स्क्वायर हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर लेकर आएंगे। 2.5 mm स्क्वायर हम लोग कैसा ले रहे हैं सिंगल कोर PVC, सिंगल कोर PVC हम लोग जो है यहाँ पर चालक तार प्रयोग में लाने वाले हैं क्योंकि यह 2.5 mm में है जो कि 15 एम्पियर तक की करंट को आसानी से वहन कर सकता है और टोटल हमारी करंट यहाँ पर 13 एम्पियर आ रही है, इसलिए इतनी करंट को यह हमारा चालक जो है हमारी आसानी से वहन कर सकता है। तो इतनी जानकारी आपको अभी तक मैंने बताया दोस्तों इस सवाल से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे इसका इस हमारे जो भी प्लान है इस प्लान के हिसाब से जो मोटर स्थापित किया गया है ये मोटर के लिए हम लोग वायरिंग कैसे बनाएंगे, तार हमारे कैसे कैसे गए रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या हमारे जो मेन स्विच बोर्ड है या हम कह सकते हैं मोटर स्विच, स्टार्टर स्विच, इन सभी को एक फिजिकली हम लोग यहाँ पर बनाकर देखने वाले हैं कि यह देखने में वायरिंग कैसे होती है। तो आइए हम लोग इसका अभी जो है इसका एक तरह से वायरिंग डायग्राम बनाते हैं और उस हिसाब से फिर आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। इसके लिए मैं इस सब सारी चीज़ों को मिटा दूँ क्योंकि इनकी आगे फिर से आपको जरूरत पड़ने वाली है। प्लान आप रखे रहेंगे, बाकी और सब सारी चीज़ों को मैं मिटाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव करंट आ गया इसके बाद हम लोग आगे की बातें चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारा प्लान सवाल में दिया गया था, जैसा कि आपको पता है कि 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा था, ये मोटर की स्थिति थी। यहाँ पर हमारा मुख्य स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने की स्थिति को दिखाया गया था। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो मोटर आपको लगाया गया था इसमें हम लोग वायरिंग डायग्राम देखेंगे। इसका ये वायरिंग डायग्राम यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, यह कैसे हुआ है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर दीवार से जस्ट हम लोग 0.5 मीटर की दूरी पर हमने क्या लगाया गया है
यहाँ पर आपका मेन स्विच है। MS का मतलब हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं मेन स्विच। ये मेन स्विच आपको स्थापित किया गया है। और मेन स्विच जो होता है यहाँ पर चूंकि हमारे 3 फेज की सप्लाई है, तो मेन स्विच हम लोग कैसा लेने वाले हैं, TPIC ट्रिपल पोल आयरन प्लेट में हम लोग मेन स्विच स्थापित करने वाले हैं। और ये मेन स्विच और ये बाहर से जो आपको स्थिति को दिखाया गया है, यह IC यानी आयरन प्लेट आपका क्या है, बॉक्स। आयरन प्लेट क्या है आपका बॉक्स, इसी के अंदर आपका मेन स्विच लगाया गया है। यह आयरन प्लेट बॉक्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं दोस्तों। यह भी हमारा TPIC आपका मोटर स्विच है, ये DOL स्टार्टर है। इसके साथ भी हमारे क्या लगाए गए हैं, इसके साथ भी हमारे क्या लगाए गए हैं, ये आयरन प्लेट हमारे क्या है, यह बॉक्स स्थापित किए गए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। सबसे पहले देखिए मेन स्विच, जो हमारे मेन स्विच TPIC यानी ट्रिपल पोल आयरन प्लेट में हमारी मेन स्विच लगाई गई है। यहाँ पर हम तार लेकर आ रहे हैं। ये तार आपका कहाँ से आएगा, क्योंकि मेन स्विच है तो मेन स्विच के पहले हमारा एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो सकता है या एनर्जी मीटर हो सकता है। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं लगाया, क्योंकि मोटर ही एक केवल मोटर यहाँ पर ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से या हमारे एनर्जी मीटर से सप्लाई यहाँ पर आ रही है। यह सप्लाई कैसी है, यह सिंगल कोर 3 फेज में सप्लाई है। इसमें 3 तार यहाँ पर आने वाले हैं। 3 यहाँ पर एक तार को काटकर इसका क्या है 3 यहाँ पर 3, एक तार को 3 बार काट दिया गया। ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर 3 तार है। ये बात शो कर रहा है कि यहाँ पर कितने तार हैं, 3 तार हैं। तो 3 तार हमारे किस में आए, मेन स्विच में आए। और मेन स्विच के बाद हमारा जस्ट देखिए आपको यह TPIC ट्रिपल पोल आयरन प्लेट मोटर स्विच स्थापित किया गया। इस मोटर की सुरक्षा के लिए, और यहीं पर मोटर के पास भी हम लोग क्या लगाएंगे, DOL स्टार्टर लगाएंगे। तो इसके लिए हमारी यह मेन स्विच से हमारी सप्लाई या 3 फेज की सप्लाई कहाँ पर गई है, यह हमारे मोटर स्विच के पास में गई है। और यहाँ पर 3 वायर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चूँकि ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसलिए सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोग एक वायर को जितना बार काटते हैं उतनी वायर की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ 3 तार हमारे किसके लिए गए हैं, हमारे मेन स्विच या जो मोटर स्विच है उसके लिए आए हैं। अब इसी मोटर स्विच से हमारे दोस्तों देखिए, यह हमारा DOL स्टार्टर के पास यह हमारा 3 तार गया है DOL स्टार्टर। और ये दूरी बहुत कम होती है। ये दूरी कितना होती है, 0.5 मीटर होती है। यानी जो मोटर स्विच और DOL स्टार्टर जो होते हैं बहुत पास में लगाए जाते हैं। और जो हमारा मेन स्विच होता है यह कुछ दूरी पर हो सकता है, लेकिन तो ये दोनों बिल्कुल 0.5 मीटर की दूरी पर होती है। यह हमारा DOL स्टार्टर हो गया। और DOL स्टार्टर से देखिए यह हमारा आयरन प्लेट बॉक्स हो गया है। इसके बाद जो ये जमीन यानी ग्राउंड की स्थिति को दिखाया गया है, आपकी जमीन है, यानी क्या है, ये आपका ग्राउंड है, ये जमीन है। जमीन से यह जो ऊंचाई है, यह जो आपका आयरन प्लेट बॉक्स लगाया गया वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। वहीं पर यहाँ पर भी स्थिति देख सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई आपकी जमीन से कितनी होने वाली है, 1.5 मीटर होने वाली है, 1.5 मीटर होने वाली है। तो यह आयरन प्लेट बॉक्स जमीन से 1.5 मीटर लगाया गया है। तो दोस्तों DOL स्टार्टर से हमारे 3 तार हमारे कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। और इसी के बाद जो हमारे ये 3 तार कहाँ जाने वाले हैं, मोटर को जाने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है चालक तार लेकर जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक चालक तार लेकर जाते हैं। इन सबको हम लोग कंडक्ट पाइप के अंदर लेकर जाते हैं, यानी वाहक नली के अंतर्गत लेकर जाते हैं। वाहक नली जो हमारे कंडक्ट पाइप, मेटल कंडक्ट पाइप के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको नियम पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था, उसमें या बताया भी था। जो हमारा मोटर मेन स्विच होता है और जो हमारा मोटर स्विच होता है, यहाँ से यहाँ तक तार को लेकर जाने के लिए हम लोग किस तरह के वाहक नली का प्रयोग करते हैं, दृढ़ या रिजिड वाहक नली का प्रयोग करते हैं। और इसी के अंदर हम लोग तार को लेकर जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग फ्लेक्सिबल वाहक नली का प्रयोग करते हैं या सुनम में वाहक नली का प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर हम लोग तार लेकर जाते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग दृढ़ वाहक नली का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर तार लेकर जाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक मोटर टर्मिनल तक जो है हम लोग फ्लेक्सिबल वाहक नली का प्रयोग करते हैं, ये इसके अंदर हम लोग तार को लेकर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारी लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई तक हमारी कैसी वाहक नली होगी, यह हमारी दृढ़ होगी। और यहाँ से यहाँ तक जो है लगभग 1.5 मीटर की दूरी में हम लोग कैसे फ्लेक्सिबल वाहक नली का प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि नियम में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी मोटर को स्थापित करना होता है, मोटर के टर्मिनल बॉक्स तक हम लोग फ्लेक्सिबल कंडक्ट के अंदर वाहक तार को लेकर जाते हैं। और वहाँ पर तार को लेकर जाने के लिए जमीन के अंदर से यानी 0.2 मीटर जमीन के अंदर से हम लोग लेकर तार को जाते हैं और फिर मोटर टर्मिनल तक देते हैं। तो यहाँ से ये जो दूरी है, जहाँ से हम लोग
ड्यूल स्टार्टर से तार को नीचे लेकर आएंगे, यहाँ से जमीन में फिर लेकर जाने के बाद मोटर टर्मिनल तक लेकर जाएंगे। और यह काम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मोटर के पास उसकी मेंटेनेंस के लिए उसके इसकी देखभाल के लिए इसके पास जाएगा तो कहीं तार उसके पैर में फंस कर मोटर के चपेट में ना आ जाए, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तार को जमीन के अंदर लेकर जाया जाता है। अब देखिए इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि चालक तार हमारे जो चालक लगने वाले हैं या बाहर नली लगेगी उसकी माप क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी और चालक तार की लंबाई कितनी होने वाली है, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको कॉलम दिख रहा है चालकों की संख्या के लिए हम लोग लिखे चालकों की संख्या, यानी कितनी दूरी के लिए कितने चालक गए हैं, इसको हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे। वाहक नली की इस साइड ये वाहक नली हमारी कैसे प्रयोग में लाई जाएगी, दृढ़ या फ्लेक्सिबल प्रयोग में लाएंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे। ये वाहक नली का माप है, किस साइज का हम लोग वाहक नली लेने वाले हैं, ये वाहक नली की लंबाई होगी और ये चालक तार की लंबाई होगी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तारखंड कहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, MS यानी जो हमारा मेन स्विच है और मेन स्विच से मोटर स्विच तक। तो दोस्तों मेन स्विच हमारे यहाँ पर है और मोटर स्विच हमारे क्या है, यहाँ पर है। मेन स्विच यहाँ पर है और मोटर स्विच हमारी यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, क्योंकि मेन स्विच हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे और मोटर स्विच जो है मोटर के पास में स्थापित करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो मेन स्विच की पोजीशन है वो दीवार से 0.5 मीटर की दूरी पर है और इधर से इसकी जो पोजीशन 1 मीटर की दूरी पर है। 1 मीटर इधर और 1.5 मीटर इधर, 0.5 मीटर इधर, तो बीच में इधर कितनी जगह रह गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में अगर आपको जो जगह मिलने वाली है ये 4 मीटर में से 1.5 मीटर अगर आप घटा देंगे तो आपको लगभग 2.5 मीटर की यहाँ पर डिस्टेंस मिलने वाली है, जो कि 2.5 मीटर की दूरी में तार आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो तार जाएगा उसमें चालकों की संख्या कितना होगी, 3 चालक तार होगी। तो 3 चालक तार को लेकर जाने के लिए जो हम लोग वाहक नली प्रयोग में लाएंगे वह कैसा लेकर जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था मेन स्विच से मोटर स्विच तक जो वाहक नली प्रयोग में लाते हैं वह दृढ़ लाते हैं, यानी दृढ़ का मतलब रिजिड का मतलब जो मजबूत होती है जिसमें चूड़ी उड़ी काटा जा सकता है, वैसे दृढ़ वाहक नली या कन्वेयर पाइप, मेटल कन्वेयर पाइप का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। और इसकी माप जो है 19 mm की वाहक नली में हम लोग 3 चालक तार आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो यह 19 mm का हमारे पास क्या होगा, वाहक नली होगा। इसमें चालकों की संख्या यह आपकी क्या है, 3 होने वाली है। तो यह दूरी कितनी होने वाली है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मीटर इधर, टोटल दूरी आपकी 4 मीटर है और आधा मीटर इधर। तो ये दूरी और ये दूरी मिलकर 1.5 मीटर हो जाएगी। तो बीच में कितना आपको 4 में से 1.5 घटा देंगे तो आपकी 2.5 मीटर आने वाली है। तो जो वाहक नली की लंबाई होगी वह कितना होगी, 2.5 मीटर होने वाली है। यह आपकी क्या है, वाहक नली की लंबाई है। यह वाहक नली की क्या है, आपकी लंबाई है। तो जब आपको वाहक नली की लंबाई निकल के आ गया तो उसी में आपको चालक तार लेकर जाना है। तो चालक तार की भी आप लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी लंबा वाहक नली होगा उतनी ही लंबा आपका चालक तार होगा। तो जितने चालक तार होंगे उसमें हम लोग वाहक नली से गुणा कर देंगे, वाहक नली की लंबाई से गुणा कर देंगे। फिर 2.5 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो चालक तार की लंबाई आएगी वह कितना आएगी, 7.5 मीटर आने वाली है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने किस साइज का वाहक नली प्रयोग में लाया, इस चालक की लंबाई कितना होगी ये हमने निकाल लिया। उसी तरह से आपका मोटर स्विच और हमारा जो स्टार्टर है इसके बीच में हम लोग देखेंगे तो इसके बीच में भी हमारे कितने तार हैं, 3 चालकों की संख्या 3 है। और इसमें जो हम लोग चालक तार लेकर जाते हैं दोस्तों वह कैसा लेकर जाते हैं, दृढ़ लेकर जाते हैं या फ्लेक्सिबल लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दृढ़ नहीं लेकर सुनम पे लेकर जाते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल लेकर जाते हैं। फ्लेक्सिबल वाहक नली का हम लोग प्रयोग करते हैं सुनम में, वाहक नली का हम लोग प्रयोग करते हैं। और 3 तार के लिए हम लोग 19 mm की वाहक नली का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। और ये दूरी लगभग कितना 0.5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग 0.5 लिखने वाले हैं, जो वाहक नली की लंबाई होगी। तो चालक तार की दूरी में कितना लगने वाला है, 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर हमारा चालक तार लगने वाला है। अब यहीं पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आगे के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक जमीन तक ग्राउंड तक 1.5 मीटर की दूरी में हम लोग दृढ़ लेकर जाएंगे। 1.5 मीटर की दूरी में हम लोग कितने लेकर जाएंगे, दृढ़ लेकर जाएंगे। यानी पहला हम लोग कैसा लेकर जाएंगे, दृढ़ लेकर जाएंगे।
हम लोग दृढ़ लेकर जाएंगे और दूसरा फिर यहाँ से आप मोटर टर्मिनल बॉक्स पर क्या लेकर जाएंगे, सुनम में लेकर जाएंगे। तो दृढ़ कितना होगा भाई, दृढ़ हमारा जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 19 mm की बाहर नली में हम लोग लेकर जाएंगे और ये दूरी कितना है, लगभग 1.5 मीटर है। और इसमें भी चालक तार कितने होंगे, 3 ही चालक तार यहाँ से यहाँ तक होने वाले हैं। तो इसमें फिर आप जो है 1.5 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका लगभग में आएगा 4.5 मीटर आने वाला है, 4.5 मीटर। उसी तरह से यहाँ से आपको टर्मिनल बॉक्स तक की जो दूरी है वो 1.5 मीटर है। और इसको हम लोग सुनम में, यानी सुनम में जो हमारा फ्लेक्सिबल कंडक्ट पाइप होगी उसके अंदर लेकर जाएंगे और चालक तार 3 ही होंगे, थोड़ी सी की कंडक्ट में हम लोग लेकर जा सकते हैं। और इसकी भी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के करीब हम लोग मान कर चल रहे हैं। और जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो यह 4.5 मीटर आने वाला है, जो कि हमारा सुनम में चालक तार लगने वाला है। तो इतनी चीज़ें अगर आप देख लें दोस्तों, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर टोटल हमारे जो चालक तार है उसकी लंबाई आप निकाल सकते हैं। दृढ़ चालक तार कितना लग रहे हैं, दृढ़ वाहक नली कितना लग रही है और सुनम में वाहक नली कितना लग रही है, हमारे ये निकल कर आपको जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसी से आपको टोटल हमारे जो चालक तार की लंबाई है इसको निकाल सकते हैं। टोटल चालक तार की लंबाई कितना होगी, ये सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद आपको कुछ डाटा मिलने वाला है। लगभग 18 मीटर की ये दूरी आपको मिलने वाली है, 18 मीटर, या आपको 18 मीटर ये सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाली है। वहीं पर दृढ़ वाहक नली, तो आपको दृढ़ वाहक नली लगने वाली है। दृढ़ वाहक नली जो आप प्रयोग में लाएंगे इसकी लंबाई कितना होगी, तो दृढ़ देखिए यहाँ पर प्रयोग में लाया गया और यहाँ पर तो कितना हो गया, 2.5 इधर हो गया और 1.5 इधर हो गया। तो यह 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4 मीटर आपको दृढ़ वाहक नली प्रयोग में लाएंगे। और सुनम में कितना वाहक नली आपको लगेगी, सुनम में वाहक नली की लंबाई आपको कितनी लगने वाली है। तो देखिए सुनम में आपको 0.5 मीटर है और 2 मीटर इधर है, तो लगभग 2 मीटर आपको जो है सुनम में वाहक नली लगने वाली है। इतनी अगर आप जानकारी हासिल कर ले, इतना काम कर लिए, ये काम सभी मोटरों के लिए किया जाता है। अगर इतना कर लिए, अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग एस्टिमेटिंग कास्टिंग कैसे निकालते हैं और उसमें टोटल लागत की हम लोग कैसे गणना करते हैं। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं कि हमारा ये मेन स्विच लगाया गया है। मेन स्विच भी हम लोग जो है टोटल करंट की जो गणना किए थे, लगभग में 12 एम्पीयर की करंट आई थी, तो हम लोग 15 एम्पीयर तक के लिए रेटिंग के लिए हम लोग मेन स्विच और ट्रिपल पोल आयरन प्लेट में हम लोग लगाने वाले हैं। और उसी के हिसाब से हम लोग मोटर स्विच और स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। स्टार्टर का जो काम होता है मोटर के स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना होता है। बाकी यह आयरन प्लेट बॉक्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये भी हमारा आयरन प्लेट बॉक्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लो रजिस्टेंस के द्वारा जमीन से ग्राउंड करते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिसको अर्थिंग भी हम लोग कहते हैं कि अर्थिंग करना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी मोटर के इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम 2 जगह से हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। एक तो ये सब सारे पार्ट्स अर्थिंग करना जरूरी होता है और दूसरा मोटर के जो पार्ट्स है, जो बाहरी आवरण है, उसको अर्थिंग करना जरूरी होता है। तो आइए इस पूरे जो भी हमने इतनी चीज़ें पढ़ा और इसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है उसका हम लोग लिस्ट देखते हैं, उसका विवरण देखते हैं और टोटल फिर कास्ट की गणना करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इस सवाल को करने में कितना हमारा टोटल कास्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, यह क्रम संख्या आपको दिखाई दे रही है, सामग्री का नाम पूर्ण विवरण सहित लिखा गया है, आवश्यक मात्रा लिखा गया, दर लिखा गया है, मूल्य लिखा गया और उस सामग्री के बारे में टिप्पणी लिखी गई है। तो सबसे पहले देखिए मेन स्विच बोर्ड के लिए हम लोग लगा रहे हैं धातु आवरण बोर्ड, जो कि आयरन क्लेड हमारा बोर्ड लगाया जाएगा मेन स्विच के लिए। और ये साइज़ कितने में होगी, 25 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर में। यह ताला व्यवस्था सहित है, यानी ऐसा हम लोग धातु आवरण बोर्ड ले रहे हैं जो कि जिसमें ताला लगा हो, बाहर से कोई अनादर व्यक्ति उसको खोल ना पाए। इसकी संख्या 1 लगेगी क्योंकि हमारा एक मेन स्विच बोर्ड लगाया गया है और 150 रुपया प्रति एक मिलता है, तो इसका मूल्य 150 रुपया होगा, जो कि मुख्य स्विच बोर्ड के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। वहीं पर आयरन एंगल आयरन धातु बोर्ड ये 30 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर का लगेगा, एक संख्या में रहेगा, 156 रुपया का एक मिलता है और इसका टोटल मूल्य 156 रुपया होगा। और इसका प्रयोग मोटर स्विच व स्टार्टर के लिए हम लोग करेंगे। वहीं पर 15 एम्पीयर 250
बोल्ट ग्रेड DPIC स्विच फ्यूज यूनिट साइट, यह हम लोग इसकी संख्या 2 लेंगे। मुख्य स्विच व मोटर स्विच के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिपल पुल आयरन क्लेड मुख्य स्विच यूनिट यहाँ पर लगाने वाले हैं और यह 300 रुपया प्रति एक मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 300 रुपया की एक मिलती है दोस्तों, तो 2 का दाम जो होगा ये 600 रुपया होना चाहिए, यहाँ पर गलती लिखा गया है। तो इसमें बहुत सारी त्रुटि होती है, इसको आप करेक्शन कर सकते हैं और जहाँ भी त्रुटि होती है मैं उसको बताता भी रहता हूँ। तो यहाँ पर मूल्य आपका 600 रुपया होने वाला है, क्योंकि यह संख्या में 2 है और यह जो कि मुख्य स्विच व मोटर स्विच के लिए हम लोग लगा रहे हैं, एक 300 रुपया का मिलेगा, तो 2 का दाम 600 रुपया होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और सामग्री के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों दृढ़ वाहक नली, जो कि 19 mm में हम लोग प्रयोग में ला रहे थे। यह दृढ़ और सुनम में दोनों यहाँ पर आपको दिखाया गया है। दृढ़ हमारा जो कि 4 मीटर लग रहा था और 20 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है। इसका 10% एक्स्ट्रा निकाल कर हम लोग इसकी टोटल कास्ट यानी 20 से गुणा करके देखेंगे तो यह 88 रुपया आने वाला है, जो कि 10% हम यहाँ पर अतिरिक्त ले रहे हैं। वहीं पर सुनम में वाहक नली 2.2 मीटर हमारी आई थी, इसका 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे और ये 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलती है, तो इसका 36 रुपया कास्ट आने वाला है। वहीं पर अगर आगे देखेंगे PVC विद्युत रोधी एकल क्रूड एल्यूमिनियम केबल 2.5 mm स्क्वायर 250 यह 500 वोल्ट ग्रेड में है। यह क्या है 18 मीटर आया था, यह 2.5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है। तो इसका भी 10% अतिरिक्त निकाल कर हम लोग इसमें 2.5 से गुणा करके देखेंगे तो ये 49.50 यानी 49.5 रुपया आपका आने वाला है। वहीं पर वाहक नली मोड़ है और कपलर है, 19 mm का वाहक नली मोड़ और कपलर हमारे प्रयोग में लाए जाएंगे। ये 3 की संख्या और ये 2 की संख्या में लगेंगे, 3 रुपये प्रति एक मिलता है 9 रुपया होगा और वाहक नली कपलर जो होगा ये 2 लगेगा, 2 रुपया प्रति मिलता है तो 4 रुपया होगा। इसके बाद दृढ़ वाहक नली निपल है 19 mm का हमारे पास लगेगी, संख्या में 4 आएगा, ये 1.5 रुपया प्रति एक मिलेगा, इसका दाम जो है 6 रुपया होने वाला है। फ्लेक्सिबल वाहक नली को बोर्ड में जोड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वहीं पर बूशिंग है, बूशिंग अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये हमारी बूशिंग है। बूशिंग 19 mm में हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं और इसकी संख्या 4 रहेगी, यह 2 रुपये प्रति मिलता है तो 8 रुपया इसका होने वाला है। वहीं पर लॉक नट जो है 19 mm में लगेगा, इसकी संख्या 4 लगेगी, 2 रुपया प्रति मिलने वाला है। ये आप इस डेटा को भी आप इसमें ध्यान से देखते रहेंगे कि ये भी जहाँ ये ज़रूरत की चीज़ें वहाँ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा भी गया है। सागौन की लकड़ी का अगर गुल्ली है ये 30 mm स्क्वायर गुणे 25 mm स्क्वायर गुणे 50 mm स्क्वायर का है, संख्या में 30 लगेगा, ये 2.5 में 2.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से मिलती है, 30 का यह 7.5 रुपया होने वाला है। वहीं पर सैंडल है 19 mm का सैंडल लगने वाला है, यह 30 इसकी संख्या 30 रहेगी, यह 32 रुपया दर्जन मिलता है, इसका टोटल कास्ट जो होगा यानी 80 रुपया होने वाला है। उसके बाद जो है रेक बोल्ट है 12 mm गुणे 20 mm का, यह संख्या में 8 रहेगा, 5 रुपया प्रति मिलता है, तो इसकी कीमत जो है 40 रुपया होने वाली है, जो कि इसका प्रयोग जो है दीवार पर बोर्ड को दीवार पर लगाने हेतु तो हम लोग करते हैं। वहीं पर नट बोल्ट ये 10 mm गुणे 30 mm का है, इसकी संख्या 8 रहेगी और ये 2 रुपये प्रति हिसाब से मिलता है, तो 16 रुपया इसका टोटल कास्ट होगा, जो कि मुख्य स्विच व स्टार्टर लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहीं पर आगे देखिए, आगे आपका लिखा गया है स्क्रू वुडन स्क्रू जो है 25 mm का हम लोग प्रयोग में लाएंगे, यह इसकी संख्या में 36 रहेगी, 5 रुपये प्रति, यह 5 रुपये प्रति 100 में मिलता है, मतलब 100 की संख्या में 5 रुपया का मिलेगा, तो 36 का मूल्य जो है 1.8 रुपया होगा। सैंडल लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए भू संपर्कन, यहाँ पर हम लोग प्रयोग में लाए गए हैं, 2 भू संपर्कन सेट हमारे लगेंगे, तो इसकी संख्या 2 रहेगी और ये 3000 रुपया प्रति एक मिलता है, तो यहाँ पर 2 के लिए 6000 रुपया होने वाला है, जो कि यहाँ पर गलत मेंशन किया गया है। आगे अगर आप देखेंगे 15 mm GI वाहक नली, ये 8 मीटर हमारी लगने वाली है, जो कि यह 30 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से मिलती है, तो 8 मीटर का यह 240 रुपया होगा। भू तार को स्टार्टर से जोड़ने के लिए यहाँ हम लोग प्रयोग में लाते हैं। वहीं पर 8 HWG का GI तार जो है 24 मीटर में लगेगा, जो कि आपका यह 2.5 मीटर प्रति ये मिलने वाला है, तो 24 मीटर का जो है 2 रुपया प्रति मीटर की दर से मिलने वाला, तो यहाँ पर
24 मीटर का आपका 48 रुपया होगा। आगे यहाँ पर देखिए कासन प्लेट है, जो सुरक्षा प्लेट होती है, ये एक लगेगी, 10 रुपया प्रति मिलता है, तो ये टोटल मूल्य इसका 10 रुपया होने वाला है। और शॉक ट्रीटमेंट चार्ज जो है ये 10 रुपया प्रति मिलने वाला। तो इस तरह से कुल लागत अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, टोटल अगर आप लागत देखेंगे, इसको सभी मूल्य को जोड़ेंगे तो 4011 रुपया 80 पैसा आपका टोटल कास्ट आने वाला है। इसके बाद जो है आप मजदूरी कास्ट जो है, वायरिंग या आकस्मिक व्यय की भी गणना कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका टोटल आपका इस तरह से सवाल की गणना आप एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।